हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे सामाजिकरण के बारे में, हमने उसके बारे में उसके अर्थ, सामाजिकरण क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और उसको जो प्रभावित करते हैं वो साधन कौन कौन से हैं, वो प्रक्रिया क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो सब हम उसके लास्ट जो वीडियो हमारी रही है वो डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं जो सामाजिकरण की हमारी अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, हम बात करेंगे उन पे, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, यानी कि अवस्थाएं, सामाजिकरण किन किन अवस्थाओं में किस प्रकार से होता है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी है वो है शैशवावस्था। जब एक बच्चा, नवजात शिशु जब जन्म लेता है, आप बताइए कि वो क्या सामाजिक प्राणी, मतलब उसके अंदर सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइज्ड वो होता है? नहीं। जब वो अपने परिवार में अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, तो वो धीरे धीरे उस प्रक्रिया के तहत गुजरता है और वो एक मतलब अपने परिवार में जब 4 से 5 साल का हो जाता है, वो पहले तो 2 साल की उम्र तक बच्चा जो है बोलना वगैरह, कुछ शब्द सीखेगा, कुछ वाक्य सीखेगा, तो धीरे धीरे उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो फैमिली से होती है। फैमिली को सीट ऑफ लर्निंग कहा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, एक वाक्य जो है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। बात करें अगर इसकी समय सीमा की, तो 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। उस समय को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहा जाता है। यहाँ पे बच्चा कैसे सोशलाइज होता है? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है? रोता है। ठीक है, रोना की स्टार्टिंग होती है, रोने से उसकी पहचान होती है। तो जो बच्चे की सबसे पहली जो प्रतिक्रिया या एक्टिविटी हम मान सकते हैं, जब जन्म लेता है तो वो रोना स्टार्ट करता है। 2 महीने तक बच्चा जो है बाकी चीजों के लिए न्यूट्रल होता है, और जो 3 महीने के बाद वो बच्चा जो है जैसे सामने वाला, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली के जो सदस्य हैं, वो उसकी तरफ कोई स्माइल करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो वो रेस्पॉन्स करने लगता है। जैसे स्माइल देने लगेगा, है ना, या फिर थोड़े बहुत अपने हाथ पैर जो है हिलाने लगता है। बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो परिवार में जो है वो बच्चा ज्यादा कंफर्ट फील करता है, और उस बच्चे में जब वो बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, हम देखते हैं ना कि परिवार में तो बच्चा अच्छे से खेल रहा है, हम उसको कहीं बाहर लेके जाते हैं तो या तो थोड़ा सा शाई फील करता है या फिर घबरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस अवस्था में बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी, जिसे हम एक नाम दे सकते हैं साइंटिफिकली, तो स्ट्रेंजर एंजाइटी बच्चे में यहाँ पे देखने को मिलती है। परिवार में बच्चा ज्यादा अच्छा महसूस करता है, सहज महसूस करता है, और बाकी जो अनजान आदमी उसके पास आता है तो वो उससे या तो घबरा जाता है या रोने लगता है या फिर मतलब शाई फील करने लगता है। ठीक है, तो 2 साल तक आते आते अनुकरण भी बच्चा करने लगता है। ठीक है, जो घर में लोग बाग कर रहे हैं उन्हीं की तरह काम करने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, तो ये सब चीजें उसकी 2 साल तक आते आते हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इन्फेंसी पीरियड। बात करेंगे प्री चाइल्डहुड की, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। इसे 2 से 6 वर्ष में, मतलब चाइल्डहुड को 2 भागों में बांट दिया है, प्री और पोस्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है, प्री चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष इसकी समय सीमा रखी गई है। जैसे हम जानते ही हैं, 6 साल का बच्चा जब 4-5 साल का बच्चा होता है वो घर से बाहर निकलने लगता है, या तो इसको प्री स्कूल में भेज दिया जाता है। 3 साल का बच्चा अमूमन प्री स्कूल में जाने लगता है, तो वो घर से बाहर निकलने लगता है। यहाँ पे उसका जो सामाजिकरण है, जो उसका सोशलाइजेशन है, वो सबसे ज्यादा तेज कहाँ होता है? पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका क्वेश्चन बन सकता है इससे। यहाँ पे संगी साथियों का जो साथ है उसे पसंद होने लगता है, मतलब अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। शेयरिंग, मतलब एक बात आती है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, जो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उसी तरह की जो एक्टिविटीज हैं बच्चा यहाँ पे
करने लगता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था में। हम उम्र में मेलजोल हो जाता है, जो उसकी उम्र के बच्चे हैं उसके साथ मेलजोल हो जाता है, लेकिन एक बात आप यहाँ पे नोट करेंगे कि वो जेंडर को ध्यान में नहीं रखता है। उसे ये नहीं कि मैं बॉय से ही दोस्ती करूंगा, मैं बॉय हूं तो मैं बॉय से दोस्ती करूंगा, या मैं गर्ल हूं तो मैं गर्ल से ही दोस्ती करूंगी। उससे यहाँ मतलब वो जेंडर को यहाँ पे नेग्लेक्ट करता है। जो उसकी उम्र का बच्चा है, वो चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के साथ ही वो खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जेंडर को ध्यान में नहीं रखता है बच्चा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था। इसे प्ले एज, ये टॉय एज, टॉय और प्री गैंग एज भी इसे कहा जाता है। प्री गैंग एज या फिर स्कूल एज भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है? जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो अमूमन बच्चा स्कूल जाने लगता है। इसे स्कूल एज भी कहा जा सकता है। तो ये इसके नाम हो गए, थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप। एग्जाम में इसी तरह के ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे प्री गैंग एज हो गया, टॉय एज हो गया, स्कूल एज आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर प्री चाइल्डहुड में बच्चा जेंडर को ध्यान में नहीं रखता है। अगर वो समूह बना रहा है या किसी बच्चे के साथ वो दोस्ती करना चाह रहा है तो वो जेंडर को यहाँ पे नेग्लेक्ट करता है। संगी साथियों के साथ उसे अच्छा लगता है खेलना, मतलब रहना। सामाजिकरण यहाँ पे सबसे तेज होता है और 2 से 6 वर्ष इसकी जो है समय सीमा रखी गई है। ठीक है, बात करते हैं अपनी थर्ड स्टेज की, जो है उत्तर बाल्यावस्था या पोस्ट चाइल्डहुड। समय सीमा की बात करें तो 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा है वो उत्तर बाल्यावस्था में आता है। यहाँ पे इनकी जो विशेषताएं हैं वो समूह निर्माण, बच्चा जो है समूह में रहने लगता है, समूह बनाने लगता है, अपने रूल्स रेगुलेशन अपने समूह के बनाने लगता है। यहाँ पे बच्चा जो खेल खेलते हैं, खेल के भी अपने कुछ नियम निर्धारित कर लेते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस समूह को ही देते हैं। उसकी बातों का प्रभाव भी बच्चे पर हम देखने को मिलता है। समूह का प्रभाव यहाँ पर बच्चे में दिखाई देता है हमें। अकेला रहना यहाँ पे बच्चा जो है पसंद नहीं करता है। ठीक है, अगर आप उसको बोलेंगे कि तुम अकेले घर में खेल लो तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। उसे क्या है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा खेलना अच्छा लगता है। और इस टाइम में बच्चा सबसे ज्यादा शिक्षकों से प्रभावित होता है। शिक्षक वैसे तो हमें सभी स्टेज पे प्रभावित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व पर शिक्षकों का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है लेकिन अगर आप खुद की भी बात करें तो जो आपके बचपन के टीचर्स होंगे वो आपको आज तक भी मतलब उनकी कुछ बातें याद होंगी। अपना जो बचपन के टाइम का जो स्कूलिंग थी हमारी, तो वो टाइम हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो हमारे टीचर्स हमें आज तक याद है, क्योंकि उस टाइम क्या बच्चा क्या है, टीचर से ही ज्यादा रूप से प्रभावित होता है और स्टेज के मुकाबले। ठीक है, तो शिक्षकों से यहाँ पे बच्चा ज्यादा प्रभावित होता है। इसे आप गैंग एज कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चा जो है समूह बनाने लगता है। बात करें अगर फोर्थ स्टेज की किशोरावस्था, जो कि एडोलेसेंस 13 से 19, इसी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? इसको टीन एज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा समूह बनाने तो यहाँ पे लगता है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभाव दिखाई देता है वो आपको किशोरावस्था में दिखाई देगा। अगर आप उसके ग्रुप के किसी मेंबर के सामने आप उसको डांट दोगे, उसकी इंसल्ट कर दोगे, तो क्या होगा? वो आक्रामक प्रवृत्ति जो है बच्चा अपना लेता है। यानी कि उसकी अपने जो समूह में एक पहचान हो जाती है यहाँ से, क्योंकि शुरुआत हो चुकी थी, और अपने समूह में उसका एक नेतृत्व, उसका एक प्रभुत्व आप समझ सकते हैं कि बना लेता है बच्चा। इसी वजह से अगर हम उसके ग्रुप के किसी बच्चे के सामने उसका या तो मतलब डांट दे या मतलब उसको हम छोटे बच्चे की तरह कर दे, तो वो मजाक का पात्र अपने समूह में बन सकता है। वो उसको बिल्कुल भी जो है मतलब बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बच्चे पर सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
और एक दो वो है हमारी देशभक्ति की, वीरता की भावना जो है बच्चे में यहाँ पे आ जाती है। किशोरावस्था में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे भगत सिंह से, चंद्रशेखर से, तो अमूमन इन्हीं से ज्यादा हम प्रभावित देखने को मिलते हैं। तो इन्हें अपना आइडियल मान लेते हैं, इन्हीं की तरह अपनी सोच जो है थोड़ी सी उनकी डेवलप होने लगती है। तो इस स्टेज में बच्चे में देशभक्ति और वीरता का भाव आ जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे हिस्टोरिकल जो चीजें होती हैं, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करता है। नेतृत्व की भावना का विकास भी इसी अवस्था से होता है। जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनका जन्म भी कहीं ना कहीं इसी जो अवस्था है इसी को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीजों में बच्चा नेतृत्व करने लगता है अपने स्कूल लेवल पे। अभी क्योंकि 19 जा रहा है तो वो कॉलेज में भी प्रवेश करने वाला होता है, तो यहाँ पे बच्चे में नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है। तो ये तो हमारी स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस हमने डिस्कस की। प्राइमरी थी, शैशवावस्था, सॉरी प्राइमरी नहीं, इन्फेंसी पीरियड, फिर हमने चाइल्डहुड डिस्कस किया, प्री चाइल्डहुड, फिर ये उत्तर बाल्यावस्था हुई हमारी, ये किशोरावस्था। अब बात करेंगे कुछ इनसे जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं, सोशलाइजेशन के सिद्धांत दिए हुए हैं, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब डिस्कस करेंगे हम उनके बारे में, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन के कुछ सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों का सोशलाइजेशन या सामाजिकरण व्यक्तित्व का व्यक्ति का किन सिद्धांतों का वो पालन करता है। थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि जो सिद्धांत है हमारे वो क्या क्या हैं। 3 सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें फर्स्ट है आपका मैं और मुझे का सिद्धांत, आई एंड माई सेल्फ थ्योरी। इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? मीड। आई एंड मी से आप मी भी लिख सकते हैं, आई एंड मी से आप मुझे याद मतलब इसका जो प्रवर्तक है वो इजीली याद रख सकते हैं, मीड। ठीक है, तो जो ये इसके प्रवर्तक थे मीड, इनका कहना था कि मतलब जो हमसे भी या जो एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो समाज में और वो समाज में कुछ नहीं करता, वो आके दुनिया में आके वो सिर्फ एक रोल प्ले करता है। ठीक है, उसका परिवार है, उसमें वो जन्म लेता है, उसका परिवार उसको एक नाम दे देता है, उसका जो मतलब उसका व्यक्तित्व आप बोल सकते हैं वो पहले से निर्धारित होता है, उसको वो रोल दे दिया जाता है, वो प्ले करता है और चला जाता है। बस उनका कहना था कि वो आदमी जो है, बच्चा जो है, सिर्फ एक रोल प्ले करता है। आप रोल प्ले मेथड से परिचित होंगे, जैसे हम किसी कहानी को या किसी हिस्ट्री में ज्यादा इसको अच्छा माना जाता है यूज करना रोल प्ले मेथड को। किसी अगर कोई हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, सब्जेक्ट बोल सकते हैं, हमें महात्मा गांधी के बारे में बताना है बच्चे को, तो कोई बच्चा महात्मा गांधी की जो है एक्टिंग करेगा, रोल प्ले करेगा, तो वही क्या है, वही रोल प्ले मेथड है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, समाज में रोल प्ले करता है। धीरे धीरे जब बालक को यह अनुभव होता है कि उसके व्यवहार का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, उसको ये पता चलने लगता है, आप वो व्यवहार करने लगता है, समाज से जुड़ जाता है, अपने परिवार से जुड़ जाता है, तो उसको ये पता लगने लगता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं और सामने वाले पर इससे कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा, तो उस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे में मैं की भावना का विकास जो है होने लगता है। यानी कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका मेरे भाई पर, उसका मेरी बहन पर या उसका मेरे दोस्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे ये काम करने से उसको नुकसान होगा, उसको चोट लगेगी या उसको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, हम मैं की भावना जो है डेवलप होने लगती है। बच्चा मैं से समझने लगता है कि मैं जो कुछ करूंगा वो अच्छा या बुरा कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे में मैं की भावना का विकास होने लगता है। उसके बाद जब उस बच्चे में मैं की भावना विकसित हो जाती है, वो देखने लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो लोगों को अच्छा लग रहा है, भाई उसको अच्छा लगे, उसका जो काम है वो अच्छा हुआ, तो उसके अंदर मैं की भावना का विकास तेजी से होने लगता है और वो उन्हीं कामों को कंटिन्यू करने लगता है और ज्यादा वो इंटरेस्ट दिखाने लगता है काम को करने में। अगर आप पढ़ाई की भी बात करें तो अगर वो अच्छा पढ़ रहा है, उसके किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, उसके पेरेंट्स ने तारीफ की, उसके टीचर्स ने तारीफ की, तो उसका क्या हुआ कि मेरे जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए क्योंकि मैंने मेहनत की है। ठीक है, उसको पता चल जाता है, तो उसका इंटरेस्ट भी पढ़ाई की तरफ हो जाएगा, वो फर्दर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करेगा।
तो यहाँ पे जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज होने लगती है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। इस कारण क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज होने लगती है। और तब बच्चा, अब उसको समझ आ गया कि भाई मेरे मेहनत करने से अच्छे मार्क्स आए, मेरे पेरेंट्स खुश हुए, टीचर्स खुश हुए, मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला या मुझे कोई अवार्ड मिला, कोई मेडल मिला, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक दायित्व की भावना आ जाती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है कि मेहनत है मुझे ही करनी है, किसी दूसरे के मेहनत करने से मेरा काम नहीं चलेगा। यानी कि उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आ गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब दायित्व समझने लगा तो उसमें मुझे की भावना विकसित हुई है कि जो भी करना है मुझे करना है, दूसरे के करने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। पढ़ना किसको है, मुझे पढ़ना है। अपने पेरेंट्स की सेवा करने की अगर बात करें तो मैं सेवा करूंगी तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स खुश रहेंगे। तो यानी कि जो करना है मुझे करना है। यहाँ से क्या फील आता है कि जो दायित्व है, जो कार्य की जिम्मेदारी है, यहाँ पे बच्चा वो समझने लगता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर मुझे की भावना विकसित हो जाती है। और उसके बाद जब आप अच्छा काम करेंगे, आप ये बताइए कि आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ रहे हैं, अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपना 100% आप दे रहे हैं हर चीज में, तो आप क्या होंगे, समाज में ज्यादा प्रभावी रहेंगे, ठीक है। वही आप दोनों वे में ले सकते हैं, नेगेटिव ही। अगर कोई नेगेटिव चीजों में ज्यादा अच्छा कर रहा है तो उसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, नकारात्मक रहेगा। आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो अच्छा रहेगा, क्यों, दोनों ही रूप में प्रभावी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। मैं और मुझे जो है एक दूसरे के पूरक, आप इनको कह सकते हैं, एक दूसरे के पूरक। क्योंकि अगर मैं की भावना विकसित नहीं होगी तो मुझे की भावना भी विकसित नहीं होगी। क्योंकि जब मुझे यही नहीं पता है कि मतलब कौन हूं मैं, कौन हूं, तो मैं करूंगा क्या, मुझे ये कैसे पता चलेगा। जब मुझे मेरी स्थान का ही नहीं पता है, जब मुझे मेरी वैल्यू का ही नहीं पता है, तो मेरी जो स्किल्स है, मेरे जो कार्य क्षेत्र हम बोल सकते हैं, तो मुझे वो ही नहीं पता चलेगा। तो मैं करूंगा क्या, और कौन मेरा प्रभाव देखेगा, कौन मैं उसका रिजल्ट क्या देखूंगा, ठीक है। यानी कि मैं और मुझे जो है एक दूसरे के पूरक है। अगर मैं विकसित नहीं होगा तो मुझे का विकास संभव नहीं है। इन दोनों का जो कंबाइन अगर हम बोल सकते हैं, इसको आत्म बोल सकते हैं, स्व बोल सकते हैं, और सेल्फ जो है, इसके दोनों को कंबाइन अगर हम बोले तो आत्म की भावना, स्व की भावना और सेल्फ की भावना का जो सिद्धांत दिया वो मीड ने दिया, आई और मुझे का सिद्धांत। आप इसे सेल्फ थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेल्फ थ्योरी, ओके। तो ये मैं और मुझे का मतलब सोशलाइजेशन का पहला सिद्धांत है, मैं और मुझे का सिद्धांत। प्रवर्तक कौन थे इसके, मीड थे। आई और मी हम बोल सकते हैं। और आप इसको याद रखने के लिए, आई और मी का सिद्धांत किसने दिया था, मीड ने दिया था, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। बालक व्यक्ति समाज में क्या है, रोल प्ले करते हैं सिर्फ जब उसको यह अनुभव हो जाता है कि सामने वाले के ऊपर मेरे व्यवहार का क्या फर्क पड़ता है, तो उसमें मैं की भावना का विकास हो जाता है। और जब उसको ये पता चलता है कि मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, मेरे दायित्व क्या है, मेरे दायित्व के प्रभाव क्या हैं, तो उसमें मुझे की भावना का विकास होने लगता है। इन दोनों के कंबाइंड रूप को हम क्या कह सकते हैं, आत्म कह सकते हैं, स्व कह सकते हैं और सेल्फ कह सकते हैं। और आत्म जो आई और मी है, और मैं और मुझे हैं, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं एक के बिना दूसरा विकसित नहीं हो सकता, ठीक है। उम्मीद करती हूं समझ आया होगा मैं और मुझे का सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं हम अपनी सेकंड थ्योरी की, जो कि है स्वदर्पण सिद्धांत, यानी कि सेल्फ मिरर थ्योरी। इसके प्रवर्तक जो थे कुले थे। कुले मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही इनका योगदान रहा है। इन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया को बहुत विस्तार से इनका डिस्कशन रहा है। काफी इन्होंने अपने सर्वे प्रयोग बहुत सारे इन्होंने सामाजिकरण पे किए हैं। यहाँ से एक आध बार आपका क्वेश्चन देखने को मिला है सीटेट वगैरह में और जो यूपी टेट में है। तो बात करें अगर कुले के अकॉर्डिंग जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो अंत्यक्रिया पर आधारित है, ठीक है।
वैसे नॉर्मल भी हम यही चीज मानते हैं कि जब तक हमारा इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं होगा हम सोशलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक बच्चा जो है समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समूह में, अपने स्कूल में इंटरेक्ट नहीं होगा तो वो सोशलाइज नहीं हो सकता है। यही इनका आधार था। आप इसको इजीली याद रख सकते हैं कि इंटरेक्शन जो है किसने इंपॉर्टेंट माना है, कुले ने माना है। समाज से अंतःक्रिया के बाद बालक स्वयं के लिए एक धारणा विकसित कर लेता है। हम देखते हैं, मतलब हम जो समाज में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी व्यक्ति, हम मान सकते हैं भाई खुद की जो प्रशंसा है वो किसे पसंद नहीं होती, सबको पसंद होती है। सब चाहते हैं कि अगर मैं कोई कार्य करूं तो लोग मेरी तारीफ करें। तो यहाँ पे जो कुले हैं वो यही कहते हैं कि जब वो इंटरेक्शन कर लेता है तो उसकी इसकी एक मेंटेलिटी जो है, एक धारणा जो है, इसकी परसेप्शन जो है एक क्रिएट हो जाती है कि बालक ये सोचने लगता है कि अगर मैं ये कार्य कर रहा हूं तो लोगों की मेरे बारे में सोच कैसी है, लोग मेरे व्यवहार के बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरी पर्सनैलिटी से किस प्रकार इम्प्रेस हैं, मतलब लोग मेरे बारे में सोचते क्या हैं, है ना। तो सोचना हम यही तो चाहते हैं कि हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। ये थोड़ी ना हम सोचेंगे कि भाई बुरा हमारे बारे में लोग सोचे, नहीं। हम अच्छा, कितना अच्छा लोग हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा व्यवहार उनको कैसे लगता है, हमारा व्यक्तित्व उनको कैसे प्रभावित करता है। तो ये एक मेंटेलिटी, एक कॉन्सेप्ट जो है बच्चा क्रिएट कर लेता है कि जो किसके बाद होती है, वो समाज के साथ इंटरेक्शन जैसे उसका बढ़ता चला जाता है उसी तरह उसकी जो परसेप्शन है वो भी बढ़ती चली जाती है और उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार अपना प्रदर्शित करने लगता है। जो कुले हैं उन्होंने परिवार, पड़ोस, समूह और खेल, ये 4 महत्वपूर्ण कारक बताए हैं कि इन चारों का मतलब सामाजिकरण में इसके अलग कुले का मानना नहीं था कि इसके अलावा कोई जो चीज है वो प्रभावित करती है किसको, बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को। परिवार है, परिवार आपको एक आधार प्रदान कर देगा, आपका जो सांस्कृतिक विकास है, आपका ऑल ओवर जो मतलब सोशलाइजेशन है शुरू कहाँ से होता है, वो परिवार से होता है। पड़ोस में आके उसका थोड़ा विस्तार होता है। जब आप समूह बना लेते हैं, आपके समूह के जो रूल रेगुलेशन जो भी है आप क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट आपका हो जाता है। और जब आप किसी खेल का हिस्सा होते हैं, किसी टीम का हिस्सा होते हैं, वहां आप में सबसे ज्यादा सहयोगात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। किसके अकॉर्डिंग, कुले के अकॉर्डिंग, सहयोगात्मक प्रवृत्ति। क्योंकि बोलते ना खेल में टीम स्पिरिट जो है सबसे ज्यादा डेवलप होती है कहाँ पे, जब बच्चा खेल का भागीदार होता है। तो ये सब इन्होंने, कुले ने कहा है कि जो सामाजिकरण की प्रतिक्रिया है वो इंटरेक्शन पर आधारित है। जब तक बच्चे का इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं होगा, आप उसे एक अकेले कमरे में बंद रखेंगे तो वो सोशलाइज नहीं हो सकता है। आप वो सोशलाइज कब होगा, जब आप उसको समाज से जोड़ेंगे, जब आप उसको परिवार से जोड़ेंगे, आप उसको खेल से जोड़ सकते हैं, आप उसको उसके समूह से जोड़ सकते हैं, तब बच्चा आपका ज्यादा सोशलाइज्ड होगा, ना कि तब जब आप उसको सिर्फ अपने एक बंद कमरे में रखेंगे। ठीक है, कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति है वो एक बंद बक्से में नहीं रह सकता, सामाजिक प्राणी, इसीलिए ही मनुष्य को कहा गया सामाजिक प्राणी। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, और परिवार, पड़ोस, समूह और खेल, ये 4 कारक हैं जो कुले ने महत्वपूर्ण माने हैं। समाज से अंतःक्रिया के बाद बालक स्वयं के लिए एक धारणा, कॉन्सेप्ट जो है, एक मेंटेलिटी जो है, परसेप्शन जो है वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वयं का सिद्धांत। स्वयं से मतलब वो जो यहाँ पे उसकी जो एक धारणा स्वयं के लिए हुई है, इसी वजह से इसको स्वयं का सिद्धांत कहा गया है। स्वयं की जो धारणा विकसित होती है, स्वयं की धारणा या स्वयं के लिए धारणा, कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है, जो वो धारणा बच्चे में बनती है, उसी आधार पर इसको स्वयं का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड थ्योरी की। अब जो हमारी लास्ट थ्योरी है, ये है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। कलेक्टिव से आप समझ रहे हैं कलेक्शन, यहाँ पे किसी चीज का हो रहा है,
और रिप्रेजेंट, हम वो कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी रिप्रेजेंट हम कब करते हैं, जब हमारे सामने कोई हो, हम उसको ही तो प्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट यानी कि वो हमें भी किसी से मिली हुई है और हम सामने वाले को फिर से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रिप्रेजेंट से, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इस थ्योरी में देखने को मिलेगा। इसके प्रवर्तक दुर्खीम थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु भी कहते हैं। वो जो हमारे समाज में प्रचलित विचारधाराएं हैं, कुछ हमारी मान्यताएं होती हैं, किसी समाज की कुछ अलग मान्यता होती है, हम ये सब क्या, जब तक हम इन चीजों को इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम इस चीज को नहीं समझ सकते। ठीक है, आप, अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारे समाज में कुछ विचारधाराएं हैं, अब आप खुद पे एनालिसिस कीजिए कि हमारे परिवार की जो विचारधाराएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, हमारा त्योहार मनाने का तरीका है, हमारा बोलने का तरीका भी हमारे परिवार के जो कल्चर होता है उसी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से अगर हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो इजीली हम इसको सीख जाएंगे। ये हमारे मतलब एक व्यवहार में ही आ जाएगी, इसमें हमें समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो थोड़ा सा कनेक्ट करके देखिए कि जो विचारधाराएं, मान्यताएं, कुछ मूल्य भी समाज के होते हैं, भाई उन मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। इससे अगर बाहर तुम जाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए और ना समाज के लिए। कुछ समाज के भाव होते हैं, कुछ आदर्श भी समाज के होते हैं। कोई राम को अपना आदर्श मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई भगत सिंह को मानता है। इस तरह से जो मतलब कुछ संस्थाएं हमारी जिस तरह से बन जाती हैं, तो ये सब अपने अपने आदर्शों को मानती हैं। कुछ इनके मानक भी होते हैं। जब कोई संस्था बनाई जाती है तो उसके मानक पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो संस्कार के अनुसार बच्चा सीखता है। आपका नमस्कार करने का संस्कार है तो आप नमस्कार करेंगे, आपका गाली देने का संस्कार है तो आप गाली ही देंगे। ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड करता है। अगर सामने वाला हमें कोई गाली दे रहा है और हम या तो पलट के उसे गाली देंगे, दो ही रास्ते होते हैं, या चुपचाप से निकल जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारे जो हमारा शील गुण है, जो हमारे संस्कार हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं होता कि अगर सामने वाले ने हमें गाली दे दी तो आप उसका रिप्लाई जो है एक गाली में ही करें। नहीं, वो आपके किसको प्रदर्शित करेगी, वो आपके बैकग्राउंड को, आपके चरित्र को, आपके परिवार को इंडिकेट करती है कि आपका परिवार कैसा रहा होगा। तो अपना व्यवहार थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग हमें रखना चाहिए। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो दुर्खीम थे वो कहते हैं कि समाज में रहकर अपने समाज की संस्कृति, रीति रिवाज को ग्रहण करना और उनको कलेक्ट करते हुए फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देना। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो हम लोग क्या बने, प्रतिनिधित्व बने। प्रतिनिधित्व हम बच्चों का कर रहे हैं। जैसे अब इस चीज को थोड़ा सा हेरिडिटी से बिलोंग करती है, हेरिडिटी को कनेक्ट करते हुए, जैसे कि हमें जीन्स से अपने पेरेंट्स के कुछ गुण मिल जाते हैं। वो पेरेंट्स के गुण के साथ साथ हमारे कुछ ग्रांड पेरेंट्स के गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं और कुछ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जो माता पिता से हमें गुण मिले, तो माता पिता ने हमारे लिए उन गुणों का क्या किया, प्रतिनिधित्व किया। माता पिता ने पहले वो कलेक्ट किए, क्योंकि माता पिता में हमें जो हमारे दादा दादी हैं और जो परदादा परदादी हैं, उन दोनों के मिश्रण देखने को मिल रहे हैं। और वो वहां पे क्या कर रहे हैं, उनका एकत्रीकरण कर रहे हैं, उनका कलेक्शन कर रहे हैं। किसके लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यानी कि हमारे लिए। तो वो क्या है, वो उन विचारों का उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही इनकी क्या है, थ्योरी है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इन्होंने इसी जो ये अपना आधार दिया है वो यही है कि जो कल्चर हो गया हमारी सोसाइटी का, हमारे परिवार का, एक पीढ़ी जो है उसका एकत्रीकरण करती है। वो उसको पहली जनरेशन से मिल गए, वो उसने एकत्र कर लिया, कुछ उससे पहली जनरेशन को भी क्योंकि मिले हैं तो सामूहिक हो गया, 2-3 जनरेशन का उसको इकट्ठा मिल गया। अब वो उन्हें रीति रिवाजों का, उन मान्यताओं का, उन प्रचलनों का कलेक्शन कर रही है। किसके लिए, अगली पीढ़ी के लिए, यानी कि अपने बच्चों के लिए। फिर वो क्या करेगी, उसको ट्रांसफर कर देगी। तो उसने एक प्रतिनिधि का कार्य किया है, किसके लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, यानी कि वो ट्रांसफर कर रही है किसको, उन रीति रिवाजों को जो कि उसकी फैमिली में चले हुए आए हैं, उसके कल्चर में चले हुए आए हैं। ठीक है, तो यही इनका सिद्धांत है कि जो हम समाज में रहकर सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, हम उनका कलेक्शन कर लेते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देते हैं। यही क्या कहलाया, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहलाया। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसा कोई ज्यादा उसमें है नहीं कुछ।
तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थोड़ा सा जो नोट्स वगैरह हैं अपने पॉइंट टू पॉइंट, जिस तरह से मैं लिखती हूँ, जो भी जब भी कभी नोट्स बनाए किसी भी सब्जेक्ट के बनाए, वो थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो हमने इतना क्यों पढ़ा, उसके क्या अनुप्रयोग हमें शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप उनका किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बात करते हैं जो शैक्षिक अनुप्रयोग है सोशलाइजेशन के। तो पहले अगर बात करें तो जो एज ए शिक्षक आप बच्चे को पूर्ण अवसर देंगे कि वो मतलब हर क्षेत्र में जो है उसको पूर्ण अवसर दिया जाएगा, ताकि वो हर क्षेत्र में क्रिया प्रतिक्रिया करे, एक्टिव रहे और उसका जो सोशलाइजेशन है वो अच्छी प्रकार से हो। तो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है आप उसमें हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो दो फैक्टर है, एक तो हो गया आपका अपॉर्चुनिटीज, हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा आप देखेंगे कि मोटिवेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है तो वो इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा और ना ही वो कुछ सीख पाएगा। तो एज ए टीचर आप बच्चे को पूर्ण अवसर देंगे, ठीक है। कोई भी आप क्या बोल सकते हैं, उसको भेदभाव नहीं करेंगे। अगर एक अच्छे परिवार का बच्चा है तो आप उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और एक जो गरीब परिवार का बच्चा है आप उसे कम सपोर्ट करेंगे। आप एज ए टीचर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या हैं, आप सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, आप कोई हिटलर नहीं है, कोई तानाशाह नहीं है। आप क्या है, एज ए आपको कौन से आपकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, फैसिलिटेटर की है, कि आपको बस एक वातावरण बनाना है। तो आपका दायित्व है कि आपका जो बच्चा है, आपकी क्लास का प्रत्येक बच्चा, आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं वो पूर्ण रूप से सभी बच्चे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। कोई भी ये ना हो कि भाई आपने एक बच्चे को पीछे हटा दिया कि तुम तो दूर रहो, तुम्हारा बैकग्राउंड इस तरह का है, तुम्हारा जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ी कम है, तुम्हारा जो आपकी जो उपलब्धियां हैं, जो आपकी शैक्षिक उपलब्धियां हैं वो कम है, तो आप पीछे रहिए, आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नहीं, आपका दायित्व है कि आप सभी बच्चों को समान लेकर चले और सभी बच्चों को पूर्ण अवसर दें, ठीक है। सेकंड है, आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेट आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसा हमारा क्या पुनर्बलन बोलते हैं, जिसको हम बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है, वही चीज आप यहाँ पे करेंगे कि बच्चे को आप प्रेरित करेंगे। अगर बहुत सारे बच्चे हमें अलग अलग विभिन्नताओं के साथ देखने को मिलते हैं क्लास में, कोई बच्चा एग्रेसिव होता है, कोई शाई नेचर का होता है, कोई थोड़ा सा बहिर्मुखी व्यवहार होता है उसका, वो आसानी से बाहर के लोगों के साथ समाज में इंटरेक्ट आसानी से कर लेता है। उसके विपरीत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ा झिझक खाते हैं या उनमें हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी हो। तो आप सभी बच्चों को जो है समान बराबर उसमें प्रेरित करेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। जो भी आपके तरीके रहेंगे, कोई जो आपके माध्यम आप अपनाएंगे उनके प्रेरण के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए। तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में आप एज ए टीचर ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। ध्यान रखेंगे कि आप बच्चे को अपॉर्चुनिटीज भी देंगे और बच्चे का मोटिवेशन भी आप बराबर उसमें करेंगे, कोई भी भेदभाव आप वहां पे नहीं करेंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो है लोकतांत्रिक जो वातावरण है हमारा, डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करेंगे। आप तानाशाही नहीं करेंगे, आप बच्चे के विचार को, आप अपना विचार रख रहे हैं, आप उसके ओपिनियन में बच्चे के विचार को भी सुनेंगे, उसको समझेंगे भी, उसके हर पहलू को देखेंगे, तब जाके निर्णय लेंगे कि आपको क्या करना उचित है, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप क्लास में आए, आपने जो कराना था करा दिया, बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, बच्चा उसमें ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, आपने उन सब चीजों को नकार दिया, सिर्फ आप जो आए और करा के चले गए। तो ये क्या है, ये ऑटोक्रेटिक है, ये आप नहीं अपनाएंगे। आप कौन सा वातावरण जो है बनाने की कोशिश करेंगे, आप डेमोक्रेटिक वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे भी कि जब डेमोक्रेटिक वातावरण होता है, जैसे कि हम परिवार की अगर बात करें तो डेमोक्रेटिक परिवार का बच्चा जो है इजीली सोशलाइज होता है और अच्छे से सोशलाइज होता है। डेमोक्रेटिक जो फैमिली होती है उसका सोशलाइजेशन ऑटोक्रेटिक यानी कि जहां पे
ऑटोक्रेटिक, इसका जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है वो कौन है? हिटलर है। हिटलर क्या थे? हिटलर ऑटोक्रेटिक प्रवृत्ति के थे। वो मतलब किसी की सुनते नहीं थे, ना प्रजा की कोई वैल्यू थी उनके लिए, प्रजा की क्या सोचती है, प्रजा को क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या व्यवहार उसको अपनाना चाहिए, वो कुछ नहीं सोचते थे। तो जो डेमोक्रेटिक फैमिलीज होती है वहां पे सोशलाइजेशन ज्यादा अच्छा होता है और ऑटोक्रेटिक में नहीं होता है। या तो बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा बहुत ज्यादा, या जो बच्चा है बहुत ही दब्बू नेचर का हो जाता है। तो कैसा वातावरण अच्छा रहेगा? लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। और आप एक टीचर हैं तो आपको कैसा रूप प्रस्तुत करना है? आदर्श रूप प्रस्तुत करना है। आप बच्चे में जिस प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर वो आप उसको अपने मतलब खुद आप उस चीज को अपने उसमें कैरेक्टर में ढालेंगे, आप एक अच्छा शिक्षक बनेंगे, एक आदर्श शिक्षक बनेंगे, समान सबके साथ व्यवहार रखेंगे, शालीन आपका व्यवहार होगा, विनम्र आपका व्यवहार होगा, तो आपका बच्चा आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि शिक्षक से बच्चा जो है बहुत ज्यादा ही प्रभावित होता है। इसलिए आप अपना आदर्श रूप प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई जो हमारे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है उसके शैक्षिक अनुप्रयोग क्या क्या है। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, और जैसा कि हम अपने उसमें आगे बढ़ ही रहे हैं, तो अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है वो लगभग पूरा हो गया है। अब हम अधिगम की ओर चलेंगे। लर्निंग थ्योरीज हैं, लर्निंग क्या है, लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी हैं। उससे पहले लेकिन हम बुद्धि का जो टॉपिक है हमारा वो कवर करेंगे, क्योंकि बुद्धि से भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल है सारा कुछ, और जो यूपी टेट है वो कॉन्सेप्ट की चीजें उठाता है, फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो ज्यादा करता है। इसलिए ये करिए। तब तक आप मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बुद्धि के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।